गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्या हाल है? सही है, बहुत अच्छी बात है। बायोलॉजी की क्लास हिंदी मीडियम का पार्ट 3 दो पार्ट इससे पहले बना चुके हैं। तीसरा पार्ट है जो कि परागण से संबंधित जो विधियां हैं उनके ऊपर है। ठीक है, तो टॉपिक जो है वो परागण की विधियां, परागण की विधियां यानी कि मेथड ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। परागण की विधियां, क्योंकि स्वपरागण जो होता है तो वो तो अपने आप ही होता है, ठीक है, उसमें तो किसी तरह की कोई मेथड की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अक्सर परपरागण जो होता है उसका मतलब क्या है कि किसी एक पादप के जो परागकण है वो किसी दूसरे पादप पर जाकर अगर गिर रहे हैं, उसके वर्तिकाग्र तक पहुंच रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि वहां पर मीडियम की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी? माध्यम की आवश्यकता होगी। और उन्हीं माध्यमों को लेकर क्या बनाए गए हैं? परपरागण की विधियां बनाई गई हैं। ठीक है, तो परपरागण की विधियां हैं उनके अंदर बहुत सारे नाम आ सकते हैं, जैसे वायु, जल, कीट या फिर पक्षी वगैरह या चमगादड़। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे ऐसे माध्यम हो सकते हैं जिनके द्वारा परपरागण होता है। ओके, तो यहाँ पर हम विधियों के बारे में पढ़ेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है परागण की विधियां। ओके, नंबर 1 है वायु द्वारा परागण। वायु द्वारा परागण, देखो वायु द्वारा परागण, वैसे तो ये सारी चीजें बेहद सिंपल हैं, कोई ज्यादा किसी तरह की इनके अंदर वो नहीं है, लेकिन फिर भी वायु द्वारा परागण इन सबको हम अपने शौक तरीके से समझ लेते हैं। आप जानते हैं कि जब वायु के द्वारा परागण होना हो तो उसके लिए फ्लावर में और परागणों में कुछ विशेषताएं होनी चाहिए। जैसे कि वायु द्वारा परागित होने वाले जो पौधे होते हैं उनके जो पुष्प होते हैं वो छोटे आकार के होते हैं। कैसे होते हैं? छोटे आकार के। ठीक है, दूसरा, इनके अंदर बनने वाले जो परागण होते हैं उनकी जो संख्या होती है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, संख्या जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तीसरी चीज ये होती है कि ये जो परागण होते हैं बेहद हल्के होते हैं। ठीक है, तो क्या क्या विशेषताएं होती है परागण की? सबसे पहले तो पादप जो होते हैं वो कैसे होंगे? पुष्प होंगे आकार में छोटे। पहली विशेषता इनकी उन पादपों के पुष्प की बात कर रहे हैं जिनमें वायु के द्वारा परागण होता है, तो पुष्प जो होते हैं वो आकार में कैसे होंगे? छोटे होंगे। दूसरी चीज क्या होगी? दूसरी होगी कि परागण जो होते हैं संख्या में अधिक। परागण जो होते हैं वो कैसे होंगे? संख्या में तो अधिक होते हैं। और दूसरी विशेषता परागणों की क्या होगी? कि वो हल्के होते हैं। ठीक है, परागण संख्या में अधिक होंगे, हल्के होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं, चिपचिपे नहीं होते। तीसरी विशेषता क्या होगी? परागण नॉन स्टिकी यानी कि शुष्क होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? शुष्क होते हैं। तो ये कुछ विशेषताएं होती हैं उन पौधों के पुष्पों और परागणों की जिनमें वायु के द्वारा परागण होता है। तो वायु द्वारा परागित होने वाले जो पौधे होते हैं उनके पुष्प आकार में कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। परागण संख्या में बहुत अधिक, संख्या जो होती है परागणों की बहुत ज्यादा होगी। क्यों होगी ये आप समझ रहे हैं? क्योंकि परागण ज्यादा, क्योंकि वायु के द्वारा परागण हो रहा है तो अनिश्चितता ज्यादा रहती है कि पौधे तक परागण, अगले जो पौधे हैं जिसे उन्हें परागित करना है वहां तक परागण पहुंचे या नहीं पहुंचे। हल्के होंगे, हल्के इसलिए होंगे ताकि वायु के साथ उड़ सके। परागण शुष्क होते हैं। शुष्क का मतलब कि रास्ते में मान लीजिए उड़ते हुए जा रहे हैं, कोई अवरोध आ जाता है तो वो उसके चिपक जाए नहीं, इसलिए नॉन स्टिकी होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन स्टिकी अर्थात शुष्क होते हैं।
ठीक है, ये कुछ विशेषताएं होती है वायु द्वारा परागित पराग जो पौधे होते हैं उनके अंदर, ठीक है, ध्यान रखना इसे। अब इन्हें आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। शब्दों में कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले तो परिभाषा क्या लिखेंगे, जब परागकणों का स्थानांतरण वायु द्वारा होता है, जब परागकणों का स्थानांतरण वायु द्वारा होता है तो इसे क्या कहते हैं, वायु परागण कहते हैं। आगे आप विशेषताओं को इंक्लूड कर देंगे, वायु द्वारा परागित होने वाले पौधों के पुष्प आकार में छोटे होते हैं, इनमें बनने वाले परागकण संख्या में अधिक, बनने वाले परागकण संख्या में अधिक शुष्क व हल्के होते हैं, राइट। ये चीज आप वायु द्वारा परागण में लिखेंगे। क्या कहा गया है कि जब परागकणों का स्थानांतरण किसके द्वारा हो रहा है, वायु के द्वारा हो रहा है, तो इसे हम वायु परागण कहते हैं। वायु परागण, वायु के द्वारा परागित होने वाले जो पौधे होते हैं उनके पुष्प जो होते हैं आकार में छोटे होते हैं, साथ ही साथ इनमें बनने वाले जो परागकण होते हैं वो संख्या में अधिक, बहुत ज्यादा संख्या में बनते हैं, शुष्क होते हैं और कैसे होते हैं, हल्के होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लीजिए, वायु के द्वारा परागित होने वाले जो पौधे होते हैं उनके एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ और प्रयोगताएं पाई जाती हैं इनके अंदर, जैसे घास ग्रेविटी जो फूल होता है उसके अंदर। एग्जाम्पल से पहले एक चीज और नोट कर लीजिए, वायु द्वारा परागित होने वाले वायु द्वारा परागित होने वाले पौधों की वर्तिकाग्र में विशेषताएं पाई जाती हैं। जैसे घास फूल के जो पादप होते हैं उनमें क्या विशेषता होती है कि जैसे घासों में वर्तिकाग्र, रोमिल, वह कैसे होती है, पक्षमाधी। घासों में जो वर्तिकाग्र होती है वो कैसी होती है, रोमिल व पक्षमाधी तथा एक
है कि इनके अंदर पाए जाने वाले जो परागकण होते हैं उनमें क्या विशेषता होती है कि परागकण जो होते हैं वो संख्या में अधिक होंगे पहली बार, ठीक है, क्योंकि पॉसिबिलिटी कम होती है इसलिए संख्या में ज्यादा होता है, शुष्क होंगे। दूसरा, तीसरा हल्के होते हैं ताकि वायु के साथ उड़ सके, ठीक है। इसके अलावा वर्तिकाग्र में भी कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं कि वायु के द्वारा परागित होने वाले जो पौधों की जो वर्तिकाग्र होती है वो भी कुछ अनुकूलताएं, ठीक है, कुछ अडेप्टेशन दी हुई होती है। जैसे घासों में जो ग्रेमिनी फैमिली है उसके अंदर जितने भी प्रकार के जो भी फैमिली जो भी प्लांट वगैरह जो भी वंश या स्पीशीज जो भी आती हैं उनमें विशेषता होती है, वो क्या होती है, उनका जो वर्तिकाग्र है, उनकी जो स्टिग्मा होती है वो कैसी होती है, रोमिल होती है या फिर कैसी होती है, पक्षमार्गी होती है। रोमिल और पक्षमार्गी होने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि ये वर्तिकाग्र है, ध्यान से देखना, ये वर्तिकाग्र है, इसके ऊपर छोटे छोटे रोम पाए जाएंगे इस प्रकार से। अब रोम पाए जाने का कारण आप समझते होंगे कि जब परागकण दूसरे पौधे से इसके ऊपर आकर गिरते हैं या उड़ते हुए जो परागकण होते हैं उनको कैच करने के लिए, ठीक है, उन्हें रिसेप्ट करने के लिए जो ऊपरी जो सतह होती है वो कैसी हो जाती है, रोमिल हो जाती है या इनके ऊपर पक्षमार्ग पाए जाते हैं। दूसरा एक प्लांट होता है जिसका नाम है टाइफा। टाइफा के अंदर जो वर्तिकाग्र होती है वो ब्रूस के समान होती है, ये अच्छी तरह से नजर आती है इस तरह से जैसे हमारी ब्रूस होती है उस तरह से ऊपर से बिल्कुल ब्रूस नुमा होती है, ब्रूस बॉर्डर होते हैं इसमें, और जब परागकण होते हैं वो इसके नजदीक से गुजरते हैं तो ये जो ब्रूस के समान जो इसके अंदर छोटे छोटे रोम निकले हुए हैं ये रोम जो होते हैं उड़ने वाले परागकणों को कैच कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। ओके, तो आई होप आप को समझ में आ गया होगा ये, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। ओके, इसे नोट करना, नोट करने के साथ साथ एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, फिर से मैं दोहरा रहा हूं इस चीज को कि यहाँ पर मैं बोर्ड पे आपको सारी चीजें लिखवा रहा हूँ, ठीक है, समझा नहीं रहा, सारी चीजें हम आपको लिखवा रहे हैं, तो ये आप अपनी नोटबुक में जरूर लिखेंगे, ठीक है। 2 चैप्टर जो होते हैं, दूसरा थोड़ा सा रह गया था चैप्टर, उसको छोड़ के और आप तीसरा चैप्टर शुरू कर देंगे वहां से, और इस चीज को आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे, ठीक है। और ये मैं नेक्स्ट जब भी अपनी क्लासें लगेंगी, ठीक है, तब आप इसे मैं चेक करूंगा, इस चीज को याद रखना। ओके, तो इसे नोट कर लीजिए अच्छी तरह से, सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए मतलब, ताकि आप लिखने का भी आपका अभ्यास बना रहे। ऐसा नहीं है कि मैं ठीक है कि वीडियो बना दिया हमने उसको देख लिया और बस हटा, हमारा जो है वो पीछे छूट गया, नहीं। दूसरी जो विधि है वो है जल परागण। नंबर 2 दूसरी विधि क्या है, जल परागण। तरीका सा सेम टू सेम वायु परागण के द्वारा ही, जिस तरह से वायु परागण हमने पढ़ाया उसी तरह से होगी। क्या है, जब परागकणों का स्थानांतरण, जब परागकणों का स्थानांतरण किसके द्वारा हो, बोलो, जल द्वारा। गुड, मेरे को आवाज आ रही है आपकी। जब परागकणों का स्थानांतरण जल द्वारा होता है तो इसे क्या कहते हैं, इसे जल परागण कहते हैं, राइट, वेरी गुड। जब परागकणों का स्थानांतरण जल के द्वारा होता है तो इसे हम जल परागण कह देते हैं, जल परागण कह देते हैं, ठीक है। अब जल परागण जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, नीचे की लाइन में लिखना, जल परागण दो प्रकार का होता है, राइट। नंबर 1
परागण। अधोजल परागण से मतलब क्या है, यानी कि हाइड्रोफिली, अधोजल परागण, एक अधिजल परागण होता है, एक अधोजल परागण होता है। अधोजल परागण का मतलब क्या है कि जब परागण जो होता है वो जल की सतह पर हो। आप जानते हैं कि जल के द्वारा परागण होता है, तो इसका मतलब क्या है कि ज्यादातर, अधिकतर, सभी नहीं, अधिकतर पौधे जो होते हैं वो कैसे होंगे, जलीय होंगे, एक्वाटिक प्लांट होंगे। कैसे प्लांट होंगे, एक्वाटिक प्लांट होंगे। ये तो बात बिल्कुल फैक्ट है कि जल के द्वारा परागण हो रहा है, तो निश्चित है कि पौधे भी कैसे पाए जाएंगे, जलीय पाए जाएंगे, अधिकांश पौधे। ठीक है, नोट में मैं उन पौधों के भी आपको नाम लिखवाऊंगा जिनमें जो जलीय भी है लेकिन उनमें जल द्वारा परागण नहीं होता है। ओके, तो अधोजल का मतलब क्या होगा, जब परागण जो होता है वो जल की सतह पर हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, अधोजल परागण कहते हैं। अधिजल परागण, जब परागण जो होता है वो जल के अंदर हो, यानी कि परागित होने वाले जो पौधे हैं वो कहां पाए जाएंगे, जल के अंदर पाए जाएंगे। ठीक है, तो अधोजल परागण की विशेषता क्या होगी, अधोजल परागण की होगी जब परागण जल के अंदर होता है। जब परागण जल के अंदर होता है तो इसे अधोजल परागण कहते हैं। तो इसे अधोजल परागण कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे नादास, नादास इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। इसी तरह से सिरेटोफिलम, सी रे ओ फिलम, ठीक है, सेरेटोफिलम इसका एग्जांपल हो सकता है। साथ ही साथ इसका दूसरा जो एग्जांपल हो सकता है वो हो सकता है जैसे जोस्टेरा, ठीक है, ये इसके एग्जांपल हो सकते हैं। अधोजल परागण जिनके अंदर होता है, अर्थात जब परागण जल के अंदर होता है तो इसे अधोजल परागण कहते हैं। ध्यान रखना इसे, ठीक है। अधोजल, हाइड्रोफिली, जोस्टेरा, ये सभी जल निवासी पौधे हैं। शायद मैंने उल्टा बता दिया होगा आपको इससे पहले कि अधोजल का मतलब सतह पर नहीं, अधोजल जल के अंदर, अधिजल जल के ऊपर, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, अधोजल परागण कहते हैं। नादास है, सिरेटोफिलम है, जोस्टेरा है, ये सभी के सभी जल निमग्न पौधे होते हैं, अर्थात जल के अंदर डूबे हुए होते हैं। ठीक है, तो उसे क्रॉस कर लेना। शायद मैंने आपको शुरुआत में जब इसको लिखवा रहे थे तो उसमें बता दिया था कि अधोजल जो परागण होता है वो जल की सतह पर होता है, नहीं, हाइड्रोफिली, ठीक है। अधोजल का मतलब होता है जल के अंदर, अधिजल का मतलब होता है जल के ऊपर। ओके, दूसरा लिखो अधिजल परागण। अधिजल परागण, अधिजल जो परागण होता है इसके बिल्कुल विपरीत होता है। क्या लिखेंगे, जब परागण जल की सतह पर होता है तो इसे क्या कहते हैं, अधिजल परागण कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिजल परागण कहते हैं, ठीक है। इसे अधिजल परागण कहते हैं। और इसका एग्जांपल आपका वेलिस दे गया। क्या एग्जांपल होगा इसका, वेलिस,
नेरिया। ओके, वैलेंस नेरिया, इसे आप जरूर याद रखेंगे, ये काफी अच्छा है क्योंकि इसके प्रकार हैं, इसमें एग्जांपल हैं इसके अंदर। हालांकि किस प्रकार से होता है ये चीजें जो होती हैं, ये विधियों का उल्लेख आपके कोर्स में नहीं है, तो इसे आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे लिख लेना। बेटा दो इसको। तो पहला तो था वायु के द्वारा परागण, जिसमें परागणों में वर्तिका की कुछ विशेषताएं थी। दूसरा जो था हमने जल परागण पढ़ा, जिसके दो प्रकार थे, ठीक है, हरिजन परागण, अधोजल परागण। और तीसरा जो है वो है अपना कीट परागण। तीसरी जो विधि है परागण की वो क्या है, कीट परागण। कीट परागण में क्या है, यहाँ पर भी पौधों में कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं। कीट परागण को किस तरह से नोट करेंगे, अनेक प्रकार के कीट जैसे मधुमक्खी, तितली, बीटल, आदि पौधों में परागण में सहायक होते हैं। ठीक है, अनेक प्रकार की कीट जैसे मधुमक्खी है, तितली है, बीटल्स हैं, भोरे हैं, इस तरह की ततैया वगैरह जो है, ठीक है, ये सभी जो होते हैं पौधों में परागण में सहायक होते हैं। एक अनुमान के तौर पर लगभग 80% कीट परागण मधुमक्खियों द्वारा होता है। एक लाइन ध्यान रखना, ठीक है। कीटों में जो सबसे ज्यादा परागण का होता है वो किसमें होता है, मधुमक्खियों के द्वारा। कीटों के द्वारा परागित होने वाले जो पौधे होते हैं उन पौधों में 80% जो परागण की जो प्रोसेस होती है वो मधुमक्खी कंप्लीट करती है। इस लाइन को आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, कीट परागित पौधों के पुष्प बड़े, रंगीन व मकरंद युक्त होते हैं। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि कीट परागित जो पौधे होते हैं, जो पुष्प होते हैं, वो आकार में कैसे होंगे, एक तो बड़े होंगे ताकि कीट पतंगे जो है आसानी से उस पे बैठ सके। दूसरा, इनके अंदर ये इनकी जो दल होते हैं वो जो पंखुड़ियां होती हैं वो रंगीन होती हैं ताकि कीट उसकी ओर आकर्षित हो सके। कीट तो तभी जाकर बैठेगा जब वो आकर्षित होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि आकर्षण से काम नहीं चलेगा, कुछ देर उसके ऊपर बैठा भी रहेगा तो उसका बड़ा काम क्या रहेगा, मकरंद। क्योंकि कीट हमेशा फूलों पर अगर बैठ रहे हैं तो वो मकरंद चूसने के लिए, नेक्टर जो होता है उसको चूसने के लिए बैठते हैं, ठीक है। तो मकरंद को चूसने के लिए तो मकरंद युक्त होने चाहिए, उनकी खुशबू फ्रेग्रेंस होनी चाहिए, ये इसकी विशेषताएं हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल कीट परागित जो पौधे होते हैं उनके एग्जांपल अगर हम देखें तो अपने आसपास हम
देखते हैं सरसों। ये जब सरसों की बुआई होती है तो आप देखेंगे, आप सभी खेतों में जाते हैं, ठीक, सरसों में जो बुआई होती है उसके पश्चात उसमें जब पुष्प आते हैं तो जो किसान लोग होते हैं वो मिश्रित कृषि करते हैं। मिश्रित कृषि का मतलब कि फसलों के साथ साथ मधुमक्खी पालन भी करते हैं, ठीक है, तो इसे मिश्रित कृषि कहा जाता है। तो मधुमक्खी पालन करने का उद्देश्य क्या होता है कि फूल तो होते ही हैं बहुत सारे और उनमें मधुमक्खियां भी पाल ली जाती हैं। तो मधुमक्खियां जो होती हैं उन फसलों में परागण करने में सहायक होती हैं, साथ ही साथ उन फूलों से मधुमक्खियों को मकरंद प्राप्त होता है, जिसे वो अपनी कुछ ग्लैंड्स जो होती हैं उनके अंदर जो ग्रंथियां होती हैं उनके माध्यम से किसमें चेंज कर देती हैं, शहद में चेंज कर देती है, शहद का निर्माण कर देती है। ओके, तो सरसों इसका बेस्ट एग्जांपल है। इसके अलावा सरसों के अलावा दूसरे जो होते हैं जैसे अपने सालविया होता है, सालविया में भी जो है कीटों के द्वारा परागण होता है। इसके अलावा जो आर्किड्स होते हैं, आर्किड जो प्लांट होते हैं उनके अंदर भी क्या होता है, कीट परागण होता है, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको, बस आपको विशेषताएं याद रखनी है, लिख लो इसे। मिटा दूं, नेक्स्ट जो है पक्षी परागण। पक्षी परागण कुछ क्षेत्रों में, कुछ विशेष क्षेत्रों में, कुछ उष्णकटिबंधीय पौधों में जो गर्मी में उगते हैं, कुछ उष्णकटिबंधीय पौधों में परागण किनके द्वारा होता है, पक्षियों द्वारा होता है। ओके, किनके द्वारा होता है, पक्षियों द्वारा होता है। तो कुछ उष्णकटिबंधीय जो पौधे होते हैं उनमें परागण जो होता है वो पक्षियों के माध्यम से होता है। इनमें भी कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं, कि वर्तिका वर्तिका वगैरह जो होते हैं उनकी विशेषताएं होती हैं। जैसे नीचे में विशेषताएं लिख देता हूं, क्या है कि इनमें पुष्प नलिका का, इनमें पुष्प कैसे हो सकते हैं, नलिका का, नलिका का जिसमें होते हैं उसका एग्जाम्पल होता है तंबाकू, या फिर कैसे हो सकते हैं, कुम्मा लगा के लिख देना, प्याले कुम्मा, ऊपर से जो होते हैं कि आकृति जो होती है बिल्कुल कटोरी के जैसी होती है, और प्याले कुम्मा जो होते हैं जैसे बॉटल ब्रश शब्द जो होता है लटजीरा जिसे कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, लटजीरा, या फिर बॉटल ब्रश, ठीक है, इसका एग्जांपल है प्याले कुम्मा का। तो इनमें जो कुछ होते हैं वो नलिकाकार हो सकते हैं और या कुंभाकार हो सकते हैं, जैसे एरिकेसिकुल जो होता है उसमें, या कुंभाकार घड़े के समान। और घड़े के समान कितने होते हैं, एक फैमिली होती है जिसका नाम है एरिकेसिकुल। एरिकेसिकुल होता है, उसके जो पौधे होते हैं उनमें जो पुष्प होते हैं वो कैसे होते हैं, घड़े के समान होते हैं, कुंभाकार होते हैं। समझ गए? तो इनके कुछ विशेषताएं हैं, ये इन विशेषताओं को आप याद रखेंगे। कुछ परागणकर्ता पक्षियों के नाम लिख लो नीचे, कुछ परागणकर्ता पक्षी। तो कुछ परागणकर्ता पक्षियों में आपने हमिंग बर्ड का नाम सुना होगा,
हमिंग बर्ड जो कि सबसे छोटा पक्षी होता है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, गुंजन पक्षी। क्या कहते हैं, गुंजन पक्षी, ठीक है। ये एक परागणकर्ता पक्षी होता है, गुंजन पक्षी, ठीक है। शकरघोड़ा, इसके एग्जांपल हो सकते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है, शकरघोड़ा। शकरघोड़ा पक्षी होता है, वो भी परागण में क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। जिन पौधों में पक्षियों के द्वारा परागण होता है उनके और एग्जांपल अगर आप देखें तो जैसे ढाक, अपने राजस्थान में उगने वाला एक पौधा होता है, ठीक है, जिसे पलाश कहते हैं। क्या बोलते हैं, पलाश, यानी कि जंगल की ज्वाला। ढाक, आपने सुना भी होगा ढाक के 3 पांव, ठीक है। तो पलाश होता है, उसके अंदर भी क्या होता है, पक्षी के द्वारा जो होता है परागण होता है। इस तरह से एक पौधा होता है जिसे कहते हैं सेमल, आपने नाम सुने होंगे, ये भी राजस्थान में बहुतायत पाया जाता है। तो सेमल जो होता है उसके अंदर भी पक्षी के द्वारा परागण हो सकता है। एक और होता है बिगोनिया। आपने नाम तो सुना ही होगा बिगोनिया का। बिगोनिया भी राजस्थान में पाया जाने वाला एक पादप है जो कि सजावटी पादप है, और बिगोनिया जो होता है उसके अंदर भी पक्षी के द्वारा परागण होता है। तो इसे आप याद रखेंगे। फिर से दोहरा देते हैं कि कुछ उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय तो समझ गए, जहां टेम्परेचर जो होता है वो 40 35 40 के आसपास होता है, 45 तक होता है, ठीक है, वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं। और उनमें पाए जाने वाले जो पौधे होते हैं वो उष्णकटिबंधीय पौधे कहलाते हैं, ठीक है। बर्फ रेखा के आसपास का जो क्षेत्र होता है वो हमेशा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। तो इनमें पौधों में पक्षियों के द्वारा परागण संभव होता है। ऐसा नहीं है कि केवल यहाँ उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है इसमें सभी भी पक्षियों के द्वारा ही होता है, जल के द्वारा भी हो सकता है, वायु के द्वारा भी हो सकता है, लेकिन कुछ पौधों में पक्षियों के द्वारा होता है, जैसे पलाश में हो सकता है, सेमल में हो सकता है, बिगोनिया में हो सकता है, तमाकू में हो सकता है, ठीक है। इसी तरह से बोटोलिका जो है अपना लटजीरा उसमें हो सकता है, ठीक है। तो इन सब में पक्षियों के द्वारा परागण होता है, तो इसे आप नोट कर लें। लास्ट है चमगादड़ द्वारा। नंबर 5, चमगादड़ द्वारा। चमगादड़ एक रात्रिचर प्राणी है। रात्रिचर होता है, ये तो आप जानते हैं कि हमेशा कब उगता है, ये रात में उगता है, ठीक है। रात्रिचर प्राणी है जो कि रात में मकरंद की तलाश में, जो कि रात में मकरंद की तलाश में पुष्पों पर बैठता है, ठीक है। अब कुछ पौधे कुछ पौधों में पुष्प कब देते हैं, रात्रि में खिलते हैं। इनमें परागण किसके द्वारा होता है, चमगादड़ द्वारा होता है,
ठीक है। एग्जांपल के तौर पे जैसे मोगरा, रात रानी, ठीक है, मोगरा है, रात रानी है, या बावन खीरा है, कचनार है, कचनार या बावन खीरा, इन सब में जो है चमगादड़ के द्वारा परागण होता है। ओके, दैट्स ऑल। ये है परागण की विधियां, हमारा पार्ट 3, इसे आप जरूर नोट करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे।